नमस्कार मित्रों, रीता सरकार की प्रस्तुति वारिस। लेखक हैं रामचंद्र भावे। पिताजी का व्यवहार न जाने क्यों विचित्र सा लगा। चुप बैठा मैं उनका मुंह ताकने लगा। एक जमाने में पिताजी गांव की अधिदेवी भवानी के मंदिर के भक्त हुआ करते थे। ऐसे पिता धर्म विमुख तो नहीं हो सकते, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कई दिनों से पिताजी मंदिर की ओर नहीं गए। घर में भी माँ के आग्रह पर ही पिताजी पूजा पाठ करते दिखते। सरसरी तौर पर लगता था कि पूजा पाठ में उनकी कोई आस्था नहीं बची है। यदा कदा रिश्तेदार घर पर आते तो पिताजी उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करते। सब्जी में नमक हो तो भी पिताजी अपना खाना खाकर उठ जाते। लगता था कि पिताजी हंसना ही भूल गए हैं। अंधेरे में अकेले बैठकर सोचते रहना ही पिताजी का खास शौक है, या उनके लिए यही अनिवार्य है। दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता मुझ में आ गई है। युवा बेटा एक दोस्त के समान होता है। माँ पूछती, आपको क्या हो गया है? यह पूछ पूछ कर वह हार चुकी है। मैं उनका बेटा कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने वाला हूँ। मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हूँ। यह सोचकर पिताजी मेरे साथ कुछ बात तो कर ही सकते हैं, मगर नहीं। कई रहस्य उन्होंने अपने अंदर छिपा रखे हैं। बाहर से शांत समुद्र के समान दिखते हैं, अंदर बड़वानल प्रज्वलित हो रहा है जैसा लगता है। आखिर पिताजी ने कहा, यहाँ की रामायण से तुम्हें क्या लेना देना है? मेरी बात सुनो, पहले यहाँ का मोह छोड़ पढ़ाई खत्म करके बेंगलुरु या मुंबई में नौकरी पकड़ लो। तुम ही तो हमारे सर्वस्व हो, इकलौते बेटे हो। हमें कोई रिश्तेदारों की तो तकलीफ़ है नहीं। और फिर एक दिन यहाँ की सारी जायदाद बेचकर अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाना। और आप? मैं और कितने दिन जीवित रहूँगा? पिताजी की बात में व्यथा थी। मैं जब तक जिंदा हूँ इसी घर में रहूँगा, मगर तुम्हारा तो यहाँ रहना जरूरी नहीं है। पिताजी इसी तरह बात करते थे। इसका अर्थ क्या है? मैं बेंगलुरु में शामन्ना के घर में रहता था, जो पिताजी के दोस्त हैं। माँ कभी कभी किसी से फ़ोन करवाती रहती है। आज भी एकाएक फ़ोन आया, 2 दिन के लिए घर आ जाओ, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है। रात की बस पकड़ी और घर आ गया। देखा पिताजी ठीक ठाक हैं। उम्र ने अपना भयानक असर तो डाल ही दिया था। मुझे देख माँ को कुछ तसल्ली हुई। तुम्हें देखे 6 महीने हो गए थे। उनकी आंखों में जो आंसू थे, उन्हें देख मैं आगे बोल नहीं सका। उनकी ममता के आगे मैं खामोश हो गया। फिर मैं गांव में घूमने फिरने चला गया। लौटते वक्त एक खाली ज़मीन पर मेरी नज़र पड़ी, जो हमारे घर के बगल में ही थी। वहाँ पर घास, बबूल और दूसरे कटीले पौधे उगे हुए थे। पिताजी ने इन्हें क्यों साफ नहीं कराया है, समझ में नहीं आया। यह ज़मीन मुख्य सड़क से मिली हुई थी। अगर यहाँ पर कमरे बनाकर किराए पर दे दिए होते तो काफ़ी पैसे मिलते। घर के कमरों को बढ़ाकर बड़ा किया जा सकता है, हॉल भी बनाया जा सकता है।
आजकल पूर्णिमा और अमावस के दिन दूर दूर से लोग भवानी के दर्शन के लिए आते हैं। यह बात मैंने पिताजी से कही। अब इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? पिताजी के उत्तर में उदासीनता स्पष्ट झलक रही थी। हर बात में पिताजी ऐसी ही उदासीनता और रिक्तता दिखाते थे, यह मुझसे सहा नहीं जाता। उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते? मैंने कहा। यह नहीं हो सकता। क्यों? हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। बताइए, मुझे जानना है। तो सुनो, वह हमारी ज़मीन नहीं है। तो किसकी है? 2 जनों की है। तो अब वे कहाँ हैं? मर गए। कई साल हो चुके हैं। उनके कोई वारिस, रिश्तेदार? तुम तो एक ही बार में कई सवाल पूछ रहे हो। पिताजी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। आखिर उन्होंने शांत होकर कहा, उनके अब कोई रिश्तेदार नहीं रहे। ऐसा लगता है किसी एक सौदे के दरमियान यह जायदाद मेरे हाथ आ गई। अब तक मैं जिंदा रहूँगा, इसकी हिफाजत करूँगा। कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे बाद तुम जो चाहे कर लेना। इतना बोलने के बाद पिताजी हाँफने लगे और पसीना पसीना हो गए। मैं बात और आगे बढ़ाकर उनके मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उठकर अंदर आ गया। रसोई घर में माँ मेरी राह देख रही थी। उन्होंने मुझे पास बुलाकर प्यार से बिठाया और पीठ पर हाथ फेरा। एक डिबिया से 2 कुडुबल, एक खाद्य वस्तु निकाले और मुझे देती हुई बोली, क्या कहा तुमने उनसे? उन्हें भी दुख हुआ था कि मैंने पिताजी को सताया है। देखो माँ, पिताजी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते। मैंने नाराज़गी जताई। हाँ, माँ ने गहरी सांस ली और कहा, ये इसी प्रकार निर्लिप्त हैं पिछले कई वर्षों से। मैंने तुरंत चेहरा उठाया। यहाँ कोई रहस्य है? क्या कारण है माँ? बिना कारण ही माँ की असहिष्णुता बढ़ी। किसी ने गलती की है और ये उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। ठीक से कहो माँ, तुम भी पिताजी के समान पहेली ना बुझाओ। मुझे जो कुछ मालूम है बता रही हूँ। तुम्हारे सामने ना कहूँ तो और किसके सामने कहूँ? माँ ने आंसू बहाते हुए कहा। गांव के सिरे पर जो भवानी माँ का मंदिर है वह पुराने ज़माने का है। जो भी राजा हुए उन सभी राजाओं ने देवी की आराधना की और कृतार्थ हुए। आज भी दूर दूर से भक्त लोगों की भीड़ दर्शन करने आती है। इसी मंदिर में एक बार चोरी हो गई। देवी के शरीर पर जो लाखों रुपए के गहने थे, उनकी चोरी कर स्वयं पुजारी भाग निकला। उस समय तुम्हारे पिताजी मंदिर के ट्रस्टी थे। रिवाज के अनुसार पुलिस आई। काफ़ी दिन तक मुकदमा चला। पिताजी ने विवश होकर ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। पुजारी की पत्नी अपमान सह न सकी और उसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। पुजारी का बेटा छोटा एवं अनाथ हो गया और वह कहीं चला गया। मगर उस चोर पुजारी का अभी तक पता नहीं चला। हाँ, लाखों रुपए जब हाथ में हो तो फिर वह इधर क्यों आएगा? वह धूर्त कहीं दूर शायद आराम से जी रहा है। मेरी बात के लिए माँ के उत्तर में नाराज़गी थी। परीक्षा का भूत सिर पर सवार है, इसी डर से मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक पिताजी का खत मिला। इस बार ठीक से बारिश नहीं हुई, इसलिए फसल अच्छी नहीं है। सुपारी के पेड़ों को बीमारी लग गई है। आगे लिखा था,
मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही लिख रहा हूँ। मेरी सारी जायदाद के तुम ही वारिस हो, यह सच है, मगर तुम्हारा यहाँ रहने के लिए आना उचित नहीं है। खेती बाड़ी बाग बगीचे के काम तुमसे होता नहीं है। गांव की जायदाद पर भरोसा करके गुजारा करना मुश्किल है। नौकर चाकर नहीं मिलते। पास पड़ोस वाले मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। फसल की लूट होती है। तुम तो नगर के जीवन से हिल मिल गए हो। तुम वहाँ पढ़ाई के साथ साथ कोई काम ढूंढ लो। मुझे मालूम है कि नगर का जीवन मुश्किल है। तुम शादी करने वाले हो, इसलिए नगर में कोई फ्लैट खरीद लो। पैसे की चिंता मत करो। अगर पैसे कम हुए तो खेत और बाग को एक एक करके बेचा भी जा सकता है, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ यह घर नहीं बेचूंगा। मेरे बाद तुम इसे बेच देना और इस गांव का मोह सदा के लिए छोड़ देना। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैंने इतनी पढ़ाई की है, मगर पिताजी के मन को समझ नहीं पाया। गांव के बारे में, लोगों के बारे में पिताजी की उदासीनता बढ़ गई, ऐसा लगा। एक समय पिताजी मंदिर के ट्रस्टी हैं। इसी गलती के लिए उन्होंने पुलिस से शायद मुश्किलों का सामना किया होगा। तब उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया होगा। शायद इसलिए वे भगवान और लोगों से दूर ही रहना चाहते हैं। मगर ऐसी बात है तो पिताजी जायदाद बेचकर हमेशा के लिए गांव छोड़ सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वे कहते रहते हैं, जब तक जिंदा हूँ इसी घर में रहूँगा। इस घर से ऐसा मोह, सब कुछ सहकर अपमान झेलते हुए आखिरी दम तक वहाँ रहने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है? परीक्षा समाप्त होते ही मैं फौरन गांव आया। पिताजी पहले से भी कमज़ोर हो गए थे। अगले दांत गिर गए थे। ललाट पर झुर्रियाँ बढ़ गई थी। शरीर थोड़ा झुक गया था। पिताजी पर उम्र ने बिना संकोच के आक्रमण किया, या ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी हमेशा दुखी रहते हैं और उनकी निरुपाय मनस्थिति ही उनकी इस हालत का कारण है। पिताजी, आप मेरे साथ बेंगलुरु चलिए, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, मैंने कहा। मुझे क्या हुआ है बेटा? फिर वही दूर भागने की बात। पिताजी की हालत देख माँ भी बहुत डरी हुई थी। जब पिता को पता चला कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ तो उन्होंने मुझे एक दिन भी गांव में रहने नहीं दिया। जाओ नौकरी ढूंढो, मैंने तो शामन्ना को पत्र लिख दिया है। उनके आग्रह पर मैं फिर बेंगलुरु चला गया। मेरे लिए शामन्ना जी ने 5-6 जगह कोशिश की थी। उनके साथ वहाँ गया। 1 महीने में कहीं न कहीं नौकरी ज़रूर मिल सकती है, ऐसा विश्वास हुआ। मगर तभी एक दिन सुबह शामन्ना जी ने कहा, जल्दी गांव जाओ, तुम्हारे पिता को क्या हुआ? कहते हैं ब्रेन हेमरेज है। मैं बस पकड़कर गांव चला आया, मगर काफ़ी देर हो चुकी थी। पिताजी रात भर बेहोशी की हालत में कराते रहे और सुबह होते ही दम तोड़ दिया। कोई काम नहीं था, यूं ही बैठे बैठे ऊब गया था, इसलिए कुछ दूर तक घूमकर आने की इच्छा हुई। मैं चल पड़ा। नदी के ढलान पर बाग के कई हिस्से नष्ट हो गए थे। खेत भी खाली पड़ा था। देखकर बड़ा दुख हुआ। 2 महीने व्यतीत हो गए। तब तक पिताजी की अलमारी से सारे कागजात निकालकर उनकी पूरी तरह से जांच करता रहा। बैंक हिसाब, बचत सर्टिफिकेट, सब कुछ देखा। फिर
मुझ में साहस भी आ गया। इच्छा हुई कि नौकरी करने के बजाय गांव में ही ठहर जाऊं और खेती करूं। यद्यपि यह पिताजी की इच्छा के विरुद्ध था। 2-4 दिन हितैषियों से मदद ली। बाग और खेत पर जो हानि हुई थी उसका अंदाज़ा लगाया, मगर अभी समय था। बाग में जो कूड़ा करकट पड़ा था उसे साफ करना है, पानी के रास्ते को ठीक करना है, फिर और कुछ सुपारी, केले और नारियल के पौधे लगाकर गोबर डालना है। ऐसा करने से भविष्य में काफ़ी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार खेत की अच्छी जुताई की गई तो 100 बोरा ज़्यादा धान मिल सकता है। मन नहीं माना कि घर के बगल की ज़मीन को यूं ही छोड़ दिया जाए। निश्चय कर लिया कि वहाँ 2 कमरे बनवाएंगे। तुम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध सब कुछ कर रहे हो, माँ ने आक्षेप किया। माँ, हमारे पास इतनी बड़ी जायदाद है, नौकरी में क्या रखा है? बात समझाने पर माँ भी चुप हो गई। शुभ मुहूर्त निकलवा कर जमीन की पूजा की गई। फिर नींव के लिए जमीन खोदने का काम शुरू हुआ। मिट्टी नरम थी, इसलिए शायद शाम तक 3 फुट खुद गई। खोदने का काम जब आगे बढ़ा तो एक पत्थर ने बाधा डाल दी। वह चट्टान नहीं थी, यह आश्चर्य की बात थी। वह एक लंबा चौड़ा सपाट पत्थर था। उसे बड़ी मुश्किल से हटाया गया। वहाँ सुरंग थी। तहखाना? तहखाना? एक मजदूर चिल्लाया। उसे डांट कर चुप कराया तो दूसरे ने उत्साह दिखाया। नीचे उतर कर देखूं? नहीं नहीं, वहाँ कोई पुराना कुआं होगा, मैंने कहा। कुआं नहीं है जी, सीढ़ियाँ जैसी दिखाई दे रही है। मैंने भी कौतूहलवश नज़दीक जाकर ध्यान से देखा। लगा तहखाना ही है, शायद मेरे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होगा। आज काम काफ़ी हो गया, मैंने डपट कर कहा। सूर्य डूबने वाला था जब अंधेरा छाने लगा। यूं ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अंदर सांप बिच्छू होंगे, बिना हवा के शायद दम घुट जाए। वे सब चले गए, पर मैं 10 मिनट वहीं बैठा रहा। यह तहखाना क्यों और किस लिए? यह शंका भी हुई कि पूर्वज शायद यहाँ संपत्ति छुपाते होंगे। रात को खाना खाते वक्त माँ से तहखाने के बारे में मैंने बात ही नहीं छेड़ी। 11:30 बजे तक टीवी देखता रहा, फिर उठा। माँ को गहरी नींद में सोया देखकर मैंने अपने सिर पर एक रुमाल बांधा और हाथ में एक बड़ी टॉर्च ले ली। धीरे से बाहर आया। एकाएक ठंडी हवा के झोंकों से कपकपी छूट गई। कोई कीड़ा कीं कीं कर रहा था। एकांत में वह आवाज़ कर्कश लगी। सीने में भय पैदा हुआ। एक पल के लिए रुका। पड़ोसी देख तो नहीं रहे? इस बात की पुष्टि के बाद धीरे धीरे कदम बढ़ाया और उस जगह आया। तहखाने के अंदर जाऊं न जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा। फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया। कौतूहलवश नीचे झुका। इतने बरसों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के अंदर रखा। सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया। धीरे से और 2 सीढ़ियों को पार किया और वहीं रुककर टॉर्च से रोशनी अंदर फेंकी। जैसा अंदाजा था वह तहखाना ही था, लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा। तहखाने की ठंडी हवा ने अचानक घेर लिया और मैं कांपने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। मैं जो कुछ देख रहा हूँ
वह झूठ है या सच, यह विश्वास करने में भी कुछ समय लगा। फिर साहस करके बाकी सीढ़ियां पार कर एक कोने में जा खड़ा हुआ। टॉर्च की रोशनी में पिताजी के मरने के बाद उनकी पहेली जैसी बात का मतलब तहखाने में चमकने लगा। देवी के आभूषण जैसे मुकुट, कवच, हार, कंगन और भी न जाने क्या क्या सब कुछ तहखाने में बिखरे पड़े थे। उन सभी को शायद सोने, हीरे, जवाहरात से बनाया गया होगा। एक एक पर जब रोशनी पड़ती, आंखें चौधिया जाती थी। इन सब के बीच पड़ा हुआ एक अनाथ अस्थि पंजर, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, अंगुली पर पवित्र अंगूठी। बहुत ही नज़दीक आकर ध्यान से देखा, सिर फटा हुआ था। नज़दीक ही एक बड़ा पत्थर था जिसकी मार से शायद उसका सिर फट गया था। मेरी आंखें भर आई, कलेजे में जोर का दर्द उठा। कई बार लंबी सांसें ली, मगर भय और चिंता दूर नहीं हुई। किंग कर्तव्य विमूढ़ पीछे हटता गया और सीढ़ी पर बैठ गया। 22 साल पहले जो घटना घटी थी, उस भयानक अंधकार में भी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं सूझा। मैं हतप्रभ था। मैं किसका वारिस हूँ? पिताजी के पुण्य कार्यों का या पाप कर्म का? और वह वारिसपन यही खत्म कर दूं या अपने बेटे पोतों के सिर भी बांधूं? यह सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगा। धन्यवाद।